हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक आहद और आज हम एक वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम HTML5 का एक प्रीमियम कोर्स देखेंगे जो कि बिगिनर्स के लिए भी है और बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक हम जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इधर कुछ मैं आपको कोर्स की आउटलाइन बताऊंगा पहले। ठीक है, तो अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या आप फर्स्ट टाइम इस चैनल की किसी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये जो मैं प्रीमियम कोर्स बना रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अगर यही कोर्स अगर आप बाहर से कहीं से करेंगे तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम ज़्यादा नहीं तो मिनिमम आपको 5,000 to 8,000 रुपीज़ आपको इसके पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बदले में सिर्फ आपको क्या करना है कि एक सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इससे आपका कुछ भी नहीं होगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है इससे, क्योंकि देखने वाले को जो व्यूवर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा HTML5 का, और ये जो कोर्स है ना हमारा वो HTML5 का होगा। ठीक है, मतलब HTML5 में जो भी HTML के अंदर जो इसका अपडेटेड वर्जन चल रहा है ना वो हमने इसको डिस्कस करना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ HTML5 बताऊँगा। उसके बाद इसमें जो पैराग्राफ्स हम यूज़ करते हैं, हमने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर तो अक्सर हम जो वेबसाइट्स के अंदर पैराग्राफ्स वगैरह देखते हैं। ठीक है, वो किस तरह उसमें डिस्प्ले हो रहे होते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, HTML5 के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं हमारे पास वो देखेंगे कि कितनी हेडिंग्स होती हैं और कौन सी हेडिंग्स ज़्यादातर यूज़ होती है और कौन सी ज़्यादातर नहीं यूज़ होती। उसके बाद हमारे पास HTML5 पे स्टाइलिंग आ जाती है, थोड़ी सी मतलब CSS के बारे में भी इसमें मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा कह लेंगे टच देंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि CSS भी क्या है और इसमें किस तरह HTML5 के अंदर किस तरह स्टाइलिंग करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे HTML5 के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आ जाता है हमारे पास जो बोल्ड है, टैलिक, सब सुप, ठीक है, डिलीट, मार्क, ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML5 के जो कमेंट्स हैं वो किस तरह देते हैं कमेंट्स हम। ठीक है, CSS के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा, लिंक्स किस तरह क्रिएट करते हैं CSS के अंदर, फेविकॉन किस तरह लगाते हैं। ठीक है, इमेजेस वगैरह किस तरह हम अपने वेब पेज के अंदर जो है ना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आई फ्रेम्स आ जाते हैं। आई फ्रेम्स के बारे में बताऊंगा क्या होते हैं आई फ्रेम्स, चलें नेक्स्ट आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद लिस्ट देखेंगे हम कि लिस्ट क्या होती है इसके अंदर। हमारे पास HTML के अंदर जो लिस्ट होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, उनको किस तरह क्रिएट करते हैं हम। HTML5 के अंदर किस तरह टेबल्स को क्रिएट करते हैं, एंटिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह हम उनको यूज़ करते हैं। फॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि फॉर्म किस तरह हम क्रिएट करते हैं, उसकी वैलिडेशन के बारे में देखेंगे, उसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स देखेंगे। ठीक है, HTML5 के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे देखेंगे, HTML5 के इनपुट टाइप्स जितनी हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। अपना आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं इसके अंदर, आप Notepad++ भी ले सकते हैं, विजुअल कोड भी ले सकते हैं, एटम भी ले सकते हैं, सबलाइम भी ले सकते हैं, जो आपको इजीली आप अवेलेबल है या जो जिसमें आपको मज़ा आता है कोडिंग करने का वो यूज़ कर सकते हैं। हम इधर विजुअल कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं HTML course.html। ठीक है, तो ये हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है, फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपने आना है, यहाँ से आके आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है लाइव सर्वर के नाम से, लाइव सर्वर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की है तो आप लोगों ने ये वाली इंस्टॉल कर लेनी। इससे क्या होगा कि हम जो उधर चेंजिंग करते जाएंगे आपके वेब पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली सारी चेंजिंग होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, ठीक है, तो ये आपने लाजमी कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML जो हमने पेज बनाया अपना। ठीक है, उसकी तरफ आ जाते हैं हम। इधर हमारे पास एक छोटी शॉर्ट की है जिसके थ्रू आपका जो सारा कोड है वो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, बेसिक जो कोड होते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा, एंटर की प्रेस करनी है, वो हमारे पास ये सारा आ जाएगा। सबसे पहले आपका डॉक टाइप HTML आ जाएगा, HTML टैग आ जाएगा, हेड टैग आ जाएगा, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग आ जाएगा, उसके बाद बॉडी टैग और क्लोजिंग
HTML टैग आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डॉक टाइप HTML है ये जो है ना हमारा ब्राउज़र को बताता है कि हमारा जो HTML का जो कोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद HTML जो खुद एक रैपर है, इसके अंदर जितना कोड है HTML का वो सारा इसके अंदर आ जाता है। हेड सेक्शन जो है या हेड टैग जो है, इसके अंदर आपके जो हेड है उसके मतलब कि जितने उसके हेड की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। मेटा टैग्स आ जाते हैं इसके अंदर, टाइटल टैग आ जाते हैं जो भी हमने टाइटल अपने वेब पेज को देना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है कि जितना भी हमारे वेब पेज के अंदर जो कुछ भी नज़र आ रहा होता है, जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा होता है, वो सब कुछ हमारा बॉडी टैग के अंदर यूज़ हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको टाइटल दे देते हैं HTML ये HTML5 प्रीमियम कोर्स, ठीक है। इसको सेव करते हैं। यहाँ से क्या करना आपने, यहाँ से आना है, ओपन विद लाइव सर्वर कर देना है। यहाँ से क्या होगा, ओपन आपने जो एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी उसके साथ आपका जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो हो जाता है। तब तक मैं आपको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह साथ साथ ये देखते जाते हैं, साथ साथ हम अपना कोडिंग करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पैराग्राफ टैग आ रहा है। अब पैराग्राफ टैग में क्या होता है कि जो भी हमने अपने डिस्प्ले करवाना होता है अपने वेब पेज के ऊपर पैराग्राफ, ठीक है, उसको हम यहाँ पे उसको पैराग्राफ टैग में यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं इधर क्या करता हूँ, एक पी टैग ले लेता हूँ, उसमें मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे खुद ब खुद क्या लिखा आ गया, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। मुझे कुछ भी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फ़ायदा है आपकी जो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड की है लाइव सर्वर की, उसका। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ 20 वर्ड्स का ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से क्या हुआ, लॉरम आइसम डॉलर शीट, ये सारा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट हो जाता है हमारे पास। लॉरम लिख के आपने जितने वर्ड्स का जो टेक्स्ट है वो करवाना है, तो वो आप लिख के एंटर प्रेस करें तो आपका ये खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास पी टैग, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो वर्ड है हमारे पास यहाँ से वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसमें होता है क्या है कि बाय जिस तरह आपका उधर लिखा जाता है उसी तरह आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था, कोई लाइन ब्रेक नहीं खुद से होती, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है जी, आपके पास एक टैग होता है BR टैग, ठीक है। BR टैग आपने यूज़ करना होता है, हम इससे पहले यूज़ कर लेते हैं BR टैग, ठीक है। ये देखें जहाँ से मैंने BR टैग यूज़ किया वहाँ से आपकी जो लाइन है वो क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। इसी तरह मेरे पास एक एंटिटी है, इसको हम एंटिटी बोलते हैं $NBSP। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पेस होती है वो बाय 1 इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये देखिएगा इसके बाद ये जो वाला जो वर्ड है इससे पहले क्या होगा, स्पेस आ जाएगी। अगर मैं इसको एक और दफ़ा यूज़ करता हूँ तो ये देखिए, इसको मैं सेव करता हूँ तो ये देखें ये यहाँ से कहाँ तक आ गया, ठीक है। तो स्पेस देने के लिए, वाइट स्पेस देने के लिए आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, $NBSP यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ के रिलेटेड था सारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी हेडिंग्स की तरफ। अब HTML5 में क्या होता है कि हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। H1, H2, H3, H4 और H5 तक होती है, H6 तक भी होती है, सॉरी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली हेडिंग्स है वो हमारे पास है H1 से H4 तक, क्योंकि उनका साइज़ थोड़ा बोल्ड होता है और थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम वहाँ तक ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो 5 और 6 है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, इवन कि हमारे जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है उससे भी छोटा हो जाता है, इसलिए उसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ज़्यादातर हम H1, H2, H3, H4 तक ही यूज़ करते हैं। H5 और H6 ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले H1 ले लेते हैं हम, दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। इसी तरह H2 ले लेते हैं, दिस इज़ सेकंड हेडिंग। इसी तरह सो ऑन आपने क्या करना है जी, 6 तक चले जाना।
थर्ड, उसके बाद आपने फोर्थ H4 ले लेनी, इसको फोर्थ का नाम दे दें। उसके बाद आपने H5 पे आ जाना, H5 फिफ्थ, उसके बाद आ जाना H6 पे, इसको आपने 6 का नाम दे दें। इसको आप सेव करें, अपने ब्राउज़र पे जाएं तो ये देखें ये मेरे पास आ गया। दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ सेकंड हेडिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। अब देखें जो फिफ्थ और सिक्स है इनका इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कह लें कि छोटा हो गया, इसलिए इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं हेडिंग्स आपके पास वो ज़्यादातर 4 तक होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपने वेब पेज के अंदर किसी भी जगह पे कोई हेडिंग्स वगैरह देनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप H1 टैग, H2 टैग, H3, H4 तक ज़्यादातर आप देंगे इसको, ठीक है। अगर मेन हेडिंग है तो उसके लिए H1, अगर उससे कोई सब हेडिंग है तो H2, अगर उसकी भी कोई सब हेडिंग है तो H3, इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था पैराग्राफ टैग। उसके बाद हमारे पास हेडिंग टैग्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमारे पास कुछ HTML5 में कुछ स्टाइलिंग्स दी जाती है, ठीक है। अब वो स्टाइलिंग किस तरह दी जाती है, एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास स्टाइलिंग का। मैं आपको पैराग्राफ के ऊपर लगा के दिखाता हूँ स्टाइलिंग। यहाँ पे क्या करना है आपने स्टाइल, ये अब सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी लिखनी है कि क्या करना है आपने, और फिर आपने उस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना वो देनी है। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा तो देखें इसके बाद मेरे पास क्या हुआ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि इधर मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है ना वो चेंज कर दूँ, इसको मैं वाइट करना चाहता हूँ तो मैं इसको वाइट कर दूँगा, तो ये देखें मेरे पास वाइट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसकी टेक्स्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, मैं फ़ॉन्ट साइज़ जो है, ठीक है, उसको बड़ा करना चाहता हूँ तो उसको मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये देखें उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह आप अपनी HTML के अंदर स्टाइलिंग भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टाइलिंग था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मतलब हम अपने टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इधर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, उसमें टेक्स्ट ले लेता हूँ 10 वर्ड्स का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या कर दूँ, बोल्ड कर दूँ, क्या कर दूँ, बोल्ड कर दूँ। इधर आते हैं तो ये देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। अब बोल्ड करने के लिए जो हमारे पास पहला वर्जन था इसका HTML का, उसमें हम B टैग यूज़ करते थे, मगर इसमें जो है वो EM टैग यूज़ करते हैं हम, ठीक है। करके देखते हैं इसको क्या करता है ये। तो ये देखें मेरा टैलिक हो गया, सॉरी बोल्ड के लिए इंस यूज़ करते हैं हम। आप B टैग भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला टैग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया हमारे पास। इसी तरह अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो B टैग यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास ये वाला जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। इसी तरह अगर मैं इस वर्ड को मार्क करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये हाईलाइट हो जाए थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्क एक टैग है, इससे क्या होता है कि जो टेक्स्ट हम इसके अंदर लिखते हैं वो क्या हो जाता है, मार्क हो जाता है। तो ये देखें जो मैंने इस स्मार्ट टैग के अंदर यूज़ किया है वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, मतलब थोड़ा सा मार्क हो गया इस तरह, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जो टैग है वो डेल टैग यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखिएगा इसके ऊपर लाइन आ गई, इसका मतलब कि ये जो टेक्स्ट है ये वाला टेक्स्ट जो है हमारे पास वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास एक होता है सब और सब से क्या होता है कि आपका जो वैल्यू होती है वो आपकी बेस में चली जाती है। जिस तरह देखें इसको देखें ज़रा, ये आपके क्या होगा, बेस में चले जाएगी। देखिए जो सीट है वो कहाँ पे चलेगी, बेस में चलेगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है
ये आपके इसकी पावर में आ जाए। तो उसके लिए मैं जो टैग यूज़ करूँगा वो होगा सुप टैग, SUP, ठीक है। SUP टैग से क्या होता है कि आपकी जो भी आपने इसके अंदर लिखा होता है वो पावर में चले जाए। तो ये देखिएगा इधर, तो ये देखिए तो जिस तरह पावर में वैल्यू लिखी होती है उस तरह हमारे पास ये पावर में चलेगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स थे जिसके थ्रू आप अपने टैग्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CSS फॉर कमेंट्स आ जाता है। अब कमेंट क्या होते हैं, कमेंट आपके पास नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड कह लें कि होते हैं जो आप अपने किसी दूसरे प्रोग्रामर को या इन फ्यूचर अगर आप अपना ही कोड देखते हैं तो आपने उस जगह पे कुछ इस तरह का लॉजिक यूज़ किया होता है कि जो आपको ही नहीं समझ आता कुछ देर बाद। मिसाल के तौर पे साल 2 साल बाद आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो आपको वो लॉजिक ही समझ नहीं आ रही कि आपने इस तरह लॉजिक क्या यूज़ किया है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, वहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि मैंने इस लाइन में ये लॉजिक यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी दिस इज़ आई यूज़ हेडिंग 1, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका जो कमेंट होगा, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद यहाँ जहाँ भी आपने उसको ख़त्म करना है इसी तरह आप 3 डैश लगाएं और इसको क्लोज कर दें। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपका होगा ये सारा कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट की भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी CSS, HTML CSS। जिस तरह हमने यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जिस तरह हमने यहाँ पे ये यूज़ किया ना, इसको हम इनलाइन CSS भी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको दूसरा स्टाइल, ये तो एट्रीब्यूट था, आपको मैं स्टाइल टैग्स से थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि उससे क्या होता है। इससे मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास हेडिंग H1 है उसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टाइल। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ H1 जो है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो क्या हो जाए जी, ब्लू हो जाए, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास जो H1 हेडिंग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। इसी तरह अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँगा, अब टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ, उसको मैं वाइट कर देता हूँ, ये ले, ठीक है। तो मेरे पास जो ये देखें मेरी जो हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है, उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। इस तरह आप स्टाइल टैग के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू चेंज करनी है आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर मैं इसका फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये देखें मेरे जो फ़ॉन्ट उसका जो स्टाइल था वो चेंज हो गया। इस तरह आप और भी बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको CSS सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ें इसलिए आपको बताई जा रही ताकि आप इसको HTML में यूज़ करके अपने जो आपका वेब पेज है उसको थोड़ा मतलब कि इफ़ेक्टिव बना सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी लिंक्स। HTML5 के अंदर लिंक्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। लिंक्स क्या होते हैं जी, हमारे पास जिस तरह आप ये एक स्पेशल टेक्स्ट होता है हमारे पास जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो हमें क्या करता है जी, हमारे एक पेज से दूसरे पेज पे हमें कह लें कि मूव करवा देते हैं। तो इस तरह के अक्सर आप लिंक्स देखे होंगे आप वेबसाइट्स के अंदर कि आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर या किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर ले जाते हैं। तो वो किस तरह क्रिएट करते हैं वो हम HTML5 लिंक्स के अंदर देखेंगे। तो देखते हैं इसको। अच्छा, लिंक क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हो एंकर टैग, ठीक है, उसको A टैग भी बोलते हैं हम। इधर href आ जाता है। href मतलब कि हाइपर जो रेफरेंस है वो अपने किस वेबसाइट का रेफरेंस देना है उसका रेफरेंस हम इधर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर गूगल का रेफरेंस मैं इधर लिखता हूँ विजिट गूगल, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं गूगल का लिंक शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये जो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपने वेब पेज पे जब आऊँगा तो ये देखें यहाँ पे ये लिंक आ गया। देखें जैसे मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ वो कर्सर जो है वो मेरा
पॉइंटर जो चेंज हो जाता है, मतलब वो एक लिंक क्रिएट हो गया, ठीक है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे गूगल के ऊपर ले जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, विजिट गूगल। तो जैसे मैं इस विजिट गूगल के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे कहाँ पे ले जाएगा, गूगल के ऊपर ले जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो जैसे मैंने उसके लिंक के ऊपर क्लिक किया, वो मुझे क्या किया, उसने गूगल के ऊपर ले गया। मैं बैक जाता हूँ तो बैक में अपने वेब पेज के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह लिंक क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ए टैग यूज़ करते हो। आपके पास दो तरह के लिंक होते हैं, एक एब्सोल्यूट लिंक होता है और एक रिलेटिव लिंक होता है। एब्सोल्यूट लिंक में क्या होता है, एब्सोल्यूट लिंक आपके पास जिस तरह ये मैंने गूगल का लिंक लगाया आपके एंकर टैग के अंदर, तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट लिंक है। रिलेटिव लिंक क्या होता है कि आपके जो वेबसाइट के अंदर जो आपके पेजेस होते हैं, ठीक है, वो आपके पास रिलेटिव लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एंकर टैग था। इससे आप एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फेसबुक की। फेसबुक, यहाँ पे आपने क्या करना है, फेसबुक का लिंक लेना है यहाँ से, ये इसका लिंक लें यहाँ से, यहाँ पे आगे इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये देखें मेरे पास क्या आ गया, फेसबुक आ गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे वापस कहाँ पे ले जाएगा, फेसबुक पेज के ऊपर ले जाएगा। तो इस तरह आप अपने वेब पेज के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक BR टैग यूज़ करता हूँ, जिससे ये BR टैग आपको मैंने बताया क्या करता है, न्यू लाइन पे आपको ले जाता है। जिस तरह ये देखें यहाँ पे था BR टैग यूज़ किया मैंने, वो मुझे फेसबुक जो मेरा लिंक क्रिएट हुआ था वो न्यू लाइन में चले गया, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फेविकॉन। HTML के अंदर जो फेविकॉन्स होते हैं उसको किस तरह लगाते हैं। फेविकॉन्स असल में होते हैं कि हमारे पास फेविकॉन्स हमारे पास होते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर ये छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होता है आपको, ठीक है। इसको फेविकॉन बोलते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। तो फेविकॉन अपने इनपुट करने के लिए हमें क्या करना है कि हेड टैग के अंदर लिंक टैग यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, लिंक टैग। रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हमने क्या कर देना जी, आइकन, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो इधर आपने क्या कर देना, इमेज, क्या कर देना है इसको, एक्स आइकन, ठीक है। यहाँ इसको टाइप में लिखेंगे हम, यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे टाइप करें ये, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपका जो पेज जहाँ पे आपका पेज है, वेब पेज है, या जहाँ पे भी आपका फेविकॉन पड़ा हुआ है वहाँ का आपने उसको लिंक दे देना है। तो मेरा क्या कहाँ पे पड़ा हुआ है, जहाँ पे मेरा वेब पेज है वहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा favicon.icon, इसका आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं लिंक देता हूँ, इधर गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आइकन, ये आ गया favicon.icon। इसको मैं सेव करता हूँ, अपने वेब पेज पे आता हूँ, वेब पेज पे आता हूँ तो अभी तक नहीं लगा, अच्छा जी। तो इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको जो मैंने उसका नेम है वो हमारे पास क्या है, WI है। तो यहाँ पे आते हैं WI, ये देखिए मेरे पास है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर, इसको मैं करता हूँ सेव। तो ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जो एक मेरा फेविकॉन आइकन पड़ा था वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो इस तरह आप अपने वेब पेज का जो फेविकॉन आइकन है उसको लगा सकते हैं, लिंक, ठीक है। रिलेशन आइकन आ जाएगा, टाइप उसकी इमेज एक्स आइकन आ जाएगी, और रेफरेंस में क्या आ जाएगा कि जिस जगह पे आपका पड़ा है उसका पाथ आपने देना है। मेरा वेब पेज के साथ ही पड़ा था इसलिए मैंने सिर्फ अपने फेविकॉन आइकन का बताया। अगर मैं किसी फोल्डर्स के अंदर पड़ा होता है तो मुझे पहले उस फोल्डर का पाथ, फिर आगे जो मेरा फाइल नेम है वो आपको बताना पड़ने का, ठीक है। तो इस तरह आप अपने वेब पेज के ऊपर फेविकॉन आइकन्स लगा सकते हैं, ठीक है। फेविकॉन आइकन्स के बाद आपके पास आ जाता है HTML5 इमेजेस, मतलब आप अपने HTML पेज के ऊपर किस तरह इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। अब इमेज ऐड करने के लिए आपने अक्सर देखा होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट इमेजेस डिस्प्ले हो रही थी। कोई इमेज छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, ठीक है, कोई लार्ज साइज़ की होती है, कोई स्मॉल साइज़ की होती है, ठीक है। तो उसको किस तरह देखना है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले IMG टैग आ जाएगा, ये देखें। अब इसके दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक
एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है और एक ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है। सोर्स एट्रीब्यूट में आपने पाथ बताना है कि किस जगह पे आपकी जो इमेज है वो पड़ी हुई है, और जो भी उसका नाम है वो भी आपने इसमें देना है। उसके बाद ऑल्ट आ जाता है। ऑल्ट में आपने बताना है कि आपकी जो अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपकी जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है, तो आपका उसकी जगह पे क्या आ जाए। तो मेरे पास जो मेरी फ़ाइल है वहाँ जहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है पेज, वहाँ पे मेरी एक इमेज पड़ी हुई है कार्ड 2 के नाम से, और उसकी जो एक्सटेंशन है वो JPG है। तो उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कार्ड 2 डॉट, ये देखें खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से मेरी जो इमेज है वो नहीं डिस्प्ले होती, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कोई टेक्स्ट आ जाए, इमेज आ जाए, ठीक है। ये तो मैं अपने वेब पेज पे आता हूँ, ठीक है, इसको सेव किया, इसको आगे मैं रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक कोई इशू आ गया इसमें। अच्छा जी, तो ये देखिए मेरे पास ये इमेज आ गई है, मगर इसका कोई क्लियर नज़र नहीं कुछ आ रहा है। ये बहुत साइज़ में कह लें कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इसका कुछ क्लियर से नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके 2 एट्रीब्यूट्स और होते हैं, विड्थ और हाइट के। तो विड्थ की मैं विड्थ और हाइट छोटी कर देता हूँ, 200 पिक्सल इसकी विड्थ कर देता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो भी मैं क्या कर देता हूँ, 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करें, तो ये देखें मेरे पास ये जो मेरी इमेज है उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको और मज़ीद और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी आपको ज़रूरत है आप उसको उतना उस साइज़ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा था, जो हम लिंक्स क्रिएट करते हैं उसके बारे में। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के ऊपर मैं क्लिक कर लूँ तो वो मुझे गूगल के ऊपर ले जाए, या इस इमेज के ऊपर क्लिक करने से मुझे किसी और वेबसाइट के ऊपर ले जाए, तो हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसी तरह जिस तरह हमने एंकर टैग यूज़ किया था उसको यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं फेसबुक का लिंक कॉपी करें, इसको कॉपी करके यहाँ पे आए पेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप इसी इमेज, ये जो काम आपने ये किया है, सिर्फ इसको आपने एंकर टैग के अंदर करना है, ठीक है। इसको सेव करें, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे आए इमेज टैग यूज़ करें, सोर्स दें आप कार्ड 2 का जो हमने लास्ट टाइम किया था .jpg, और सोर्स में आप इमेज दे दें। अगर आपकी इमेज नहीं आती तो इस तरह टेक्स्ट आ जाएगा, उस टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको फेसबुक के ऊपर ले जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, तो सेव करने से ही देखें तस्वीर तो बड़ी आ रही है, मगर देखें मेरा जैसे मैं तस्वीर के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी मैं वही एट्रीब्यूट्स यूज़ करें, ठीक है, विड्थ और हाइट वाले। विड्थ इसकी आ जाएगी 200 या 50 पिक्सल्स कर लें। इसकी जो हाइट है वो भी आप स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, हाइट भी इसकी जो है वो आप 50 पिक्सल्स कर लें। इसको सेव करें, तो जैसे आप इसको सेव करेंगे तो देखें जो इमेज थी हमारी नहीं हुई अभी तक, छोटी नहीं हुई, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। ओह सॉरी, ये जो एट्रीब्यूट्स थे ये इमेज टैग के अंदर यूज़ होंगे। यहाँ से इसको कट करें, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे कर दो, इसको सेव करें। तो ये देखें जी, ये मेरे पास छोटी सी तस्वीर बन गई। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फेसबुक का जो लॉगिन पेज है वहाँ पे लेके जाएगा। मतलब जिस जगह का भी आप एंकर टैग के अंदर लिंक देंगे आपको उसके ऊपर वो मूव करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी एक इमेज को उसके अंदर लिंक के अंदर क्रिएट कर सकते हैं कि आप उस इमेज के ऊपर क्लिक करें तो आपको वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है जी? आई फ्रेम हमारे पास होता है कि हम एक वेब पेज के अंदर किसी दूसरे वेब पेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप
आई फ्रेम टैग होता है उसको यूज़ करते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम, आई फ्रेम। ठीक है, सोर्स आप फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ये गूगल की जो साइट है ना इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वहाँ पे, इसको कॉपी करें इसके लिंक को यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए, इसको सेव करें, अपने वेब पेज के ऊपर आते हैं। तो सेव करने के बाद ये देखें हमारे पास ये गूगल, असल में गूगल ने अलाउ नहीं किया हमें, बहरहाल ये देखें हमारे पास एक बन गया है फ्रेम। इसका अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ बड़ी कर दूं, ठीक है, तो इससे हाइट जो है इसकी मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो ये देखिए लेंथ और हाइट जो है इसकी वो इंक्रीज़ कर देगी। गूगल असल में हमें अलाउ नहीं कर रहा है इस तरह काम करने से, हम किसी दूसरे लिंक को भी उठा सकते हैं। अगर हम इसके फेसबुक के लिंक को उठाएं, देखते हैं फेसबुक हमें अलाउ करता है कि नहीं करता। कॉपी करें इसको, यहाँ पे आके इसकी जगह पे क्या करते हैं आप, पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये आएगा, इसको सेव करें तो देखते हैं फेसबुक हमें अलाउ करता है या नहीं करता। तो फेसबुक भी अलाउ नहीं कर रहा, किसी और लिंक को आप उठा के लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह आप अपने एक वेब, ये देखें एक वेब पेज के ऊपर किसी दूसरे वेब पेज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो इसको हम इस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आई होप सो आपको आई फ्रेम की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML5 की जो लिस्ट है ना उसके बारे में। अब हमारे पास 4 टाइप की लिस्ट होती है HTML5 के अंदर। ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है और नेस्टेड लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आप जो भी लिस्ट क्रिएट करते हो उसका कोई ना कोई ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी एनिमल नेम्स की लिस्ट क्रिएट करते हो तो उसका एक ऑर्डर आ जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरह कोई ना कोई, या अल्फ़ाबेटिकली आ जाएगा ABCD, वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आपके पास बुलेट्स आती हैं साथ, ठीक है, ऑर्डर नंबर नहीं आता। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या आता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी आगे से डिस्क्रिप्शन है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। नेस्टेड लिस्ट में क्या होगा कि नेस्टेड लिस्ट में आप किसी एक लिस्ट के अंदर किसी दूसरी लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, नेस्टेड लिस्ट होगी। तो इस तरह हमारे पास 4 टाइप की लिस्ट होती है। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ऑर्डर लिस्ट है उसको। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग यूज़ करते हैं। OL टैग के अंदर हमने जो भी लिस्ट बनानी है हर लिस्ट के लिए LI यूज़ होगा, मतलब लिस्ट आइटम। तो आपने किस चीज़ की लिस्ट बनानी है वो देख लें। फॉर एग्जांपल आपने एनिमल्स की लिस्ट बनानी है ऑर्डर लिस्ट, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या आ जाएगा, डॉग, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद एक और LI लेंगे, उसके बाद आ जाएगा कैट, एक और LI लें, उसके बाद आ जाएगा काऊ। ठीक है, कोई और लें, उसके बाद LI, उसके बाद आ जाएगा स्नेक भी कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको सेव करें, इधर आए अपने वेब पेज के ऊपर। तो ये देखें जी, आपकी ये देखें ये अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई है डॉग के नेम से, कैट, काऊ और स्नेक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। तो मैं ये पीछे वाला जो सारा काम है इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ रिमूव, बल्कि काफ़ी सारा रिमूव कर देते हैं इसको यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास लिस्ट बन गया डॉग, कैट, काऊ, स्नेक। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट होगी। अगर आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो स्टाइल में जाके, ठीक है, और लिस्ट स्टाइल टाइप करनी है आपने, जो भी आप उसको करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ जी, ए करके देखते हैं, शायद हो जाए, नहीं हुआ जी। यहाँ पे आप उसको कर लें। चलें फ़िलहाल इसको देखते हैं बाद में स्टाइल को। फ़िलहाल आप HTML के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, इसलिए हम CSS के ऊपर नहीं जा रहे फ़िलहाल। तो इस तरह जो ऑर्डर लिस्ट है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं UL टैग, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और उसके अंदर इसी तरह जिस तरह हमने उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करने के लिए LI टैग यूज़ किया था, इसी तरह हम इसमें भी यूज़ करेंगे।
इसमें भी हम इन्हीं नेम्स को यूज़ करते हैं। डिफरेंस देख लेंगे क्या डिफरेंस आते हैं, बल्कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो सेव करते हैं तो ये देखें सेम नेम है, सिर्फ क्या है ये ऑर्डर आ रहा है 1 2 3 4 और इधर अनऑर्डर आ रहा है, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। डॉग, कैट, काउ, स्नेक वगैरह ये सारे हमारे पास अनऑर्डर आ रहे हैं। तो इस तरह आप अपने वेब पेज के अंदर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज़ होता है और अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं जी, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है जी DL टैग आ जाता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद DT आ जाता है, जो भी आपने आइटम बनानी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉफ़ी है तो ये कॉफ़ी आ जाएगा। उसके बाद आपने जो भी डिस्क्रिप्शन देनी है उसके लिए DD टैग, दिस इज़ ब्लैक कॉफ़ी। इसको मैं सेव करता हूँ तो ये देखें मेरे पास एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनी है। सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया कॉफ़ी आ गई। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, दिस इज़ ब्लैक कॉफ़ी के उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसी तरह अगर आपने और मज़ीद कुछ यूज़ करना है तो DT के लिए उसकी आइटम क्रिएट करें। उसके बाद उस आइटम की जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है वो DD टैग के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने नेस्टेड लिस्ट यूज़ करनी है तो आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर, इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कॉपी करें इसको, ये हमारे पास है। ठीक है, इसके अंदर आपने अगर इसकी कोई यूज़ करनी है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। डॉग, यहाँ पे आए, इसको पेस्ट करें। ठीक है, तो ये देखें डॉग एक लिस्ट बनी, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुई हमारे पास, फिर 2 3 4 इस तरह आपके पास नेस्टेड लिस्ट क्रिएट होगी। तो आप इसको इस तरह भी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर सकते हैं और अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर लिस्ट यूज़ करके उसको नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं हम, तो टेबल्स की तरफ भी आ जाते हैं। इस टेबल्स के लिए मैं ये सारा काम जो है वो रिमूव कर देता हूँ, अपनी शॉर्ट की देता हूँ यहाँ पे आके इसको। ठीक है, टेबल के लिए सबसे पहले टेबल टैग आ जाएगा हमारे पास। टेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, रोज़ होती हैं। पहला जो रो होता है हमारे पास वो टेबल हेडिंग का होता है। तो सबसे पहले क्या होता है जी, एक टेबल रो क्रिएट करेंगे, उसके अंदर जो हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे या उसका जो डाटा यूज़ करेंगे वो TH टैग के अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो रो टेबल होता है उसकी जो पहली रो होती है वो हेडिंग्स की होती है। इसलिए हम एक रो क्रिएट करेंगे TR टैग के थ्रू, उसके अंदर जो भी डाटा देंगे वो TH मतलब टेबल हेडिंग के नाम से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो नेम की आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास रोल नंबर। उसके बाद आ जाएगा जी क्लास। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आ गई हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास टेबल ये आ गया, नेम, रोल नंबर और क्लास। इसी तरह अब हमने इसको वैल्यूज़ भी देनी है तो वो भी कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक रो बनाएंगे, उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, TH टैग यूज़ किया था, अब TD मतलब टेबल डाटा। सबसे पहले क्या यूज़ किया था हमने, नेम, तो नेम देंगे हम, कोई भी नेम दे दें, जाहिद। ठीक है, उसके बाद उसका रोल नंबर हम उसका दे देते हैं 230। इसी तरह उसकी क्लास 12 कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए जाहिद 230 और उसकी क्लास आ गई। इसी तरह एक और रो क्रिएट करते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं, सिर्फ बाकी वही रहने देते हैं, दाऊद। ये देखिए ये एक और आ गया। अब ये इस तरह क्रिएट हो गया। अब ये थोड़ा मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा, मगर जब हम इसकी CSS करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो टेबल होगा उसकी जो डिस्प्ले हो रहा होगा उसके थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा होगा, इससे मतलब उसका बॉर्डर आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो वो हम CSS में देखेंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने जो वेबसाइट्स हैं या जो ब्लॉग वगैरह जो भी है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर हम टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, HTML के थ्रू।
तो आई होप कि आपको टेबल वाले टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटिटीज़। एंटिटीज़ में क्या होता है कि सम टाइम हमें क्या करना पड़ता है, अपने वेब पेज के अंदर कुछ डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, उनको डिस्प्ले करवाना पड़ता है। ठीक है, मैं पी टैग लेता हूँ यहाँ पे, और दिस मैं करता हूँ जी ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब इस तरह अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो समटाइम क्या होता है, मेरे पास एरर आने के चांस होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बी टैग यूज़ करना है कोई ना कोई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखें ये मेरे पास एरर आ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ती है। एंटिटीज़ हमारे पास हमेशा एम्परसेंट से स्टार्ट होती हैं। मुझे यहाँ पे करना है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो एम्परसेंट जी टी कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए क्या डिस्प्ले हो रहा है, ए ग्रेटर देन बी। मतलब जो भी मुझे एंटिटी मैंने यूज़ करनी है उसका मैंने एम्परसेंट लगा के उससे, तो जो भी उस एंटिटी का नाम होगा वो मुझे यूज़ करना है। अगर मैं लेस देन की यूज़ करनी है तो मैं इधर एल एस यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो एल टी सॉरी, तो ये देखिए ये सारा आ गया। आप इधर एम्परसेंट लिखें, जितनी एंटिटीज़ होंगी वो सारी आपके पास नाम आ जाएगा उनका, आपने जो भी यूज़ करनी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास HTML5 के अंदर एंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्म। अब ये जो फॉर्म वाला टॉपिक है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हर वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई फॉर्म लाजमी होता है। अगर आपने कोई लॉगिन फॉर्म बनता है, ठीक है, फिर उसके अंदर सबमिशन फॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं जो हम यूज़र का कह लें कि डाटा गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्शन में हमने बताना था कि बैकएंड पे कहाँ पे जाके हमारा ये जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। ठीक है, फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब फॉर्म में कुछ हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उसके अंदर इनपुट फील्ड्स होती है हमारे पास। ठीक है, इनपुट फील्ड्स किस तरह की होती है ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इनपुट टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मुझे 2 फील्ड्स बनानी है जिसमें मैं अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और एक सबमिट बटन क्रिएट करना है, तो वो बनाना है। तो 2 फील्ड आ जाएंगे और एक बटन आ जाएगा। तो टाइप आ गई हमारे पास ये। उसके बाद एक और मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। हम अपने वेब पेज पे आते हैं, तो ये देखिए हमारे पास 2 आ गए। यहाँ पे कुछ लेबल यूज़ कर लेते हैं, या इसको ऐसे लेबल 4 को भी छोड़ें, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी तरह इसके लिए मैं लेबल यूज़ करता हूँ, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ लास्ट नेम। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास लास्ट नेम। और उसके बाद मैं बटन क्रिएट करता हूँ। बटन है मैं 2 तरीक़ों से क्रिएट कर सकता हूँ, इनपुट से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ और बटन से टैग से भी यूज़ कर सकता हूँ। मगर मैं इनपुट से करूँगा क्योंकि मुझे सबमिट करना है, सबमिट टाइप का बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबमिट। तो ये देखिए इनपुट टाइप का सबमिट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास सबमिट बटन। जब मैं इसके ऊपर अपना नेम लिखूँगा मलिक, और लास्ट नेम जो मेरे पास वो आहद, इसको मैं सबमिट करूँगा, तो ये देखिए रेंडर होके मेरा जो डाटा था वो सबमिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है वो बात की बात है, वो सारा बैकएंड का काम है। तो इस तरह हम अपने वेब पेज के अंदर फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा फॉर्म था आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सप्लोर करने वाली हैं फॉर्म वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आप देख लें इनपुट टाइप्स कितनी होती हैं आपके पास। ठीक है, आप देखें इधर इसको ख़त्म करके ये देखें बटन, अगर आपने कोई क्रिएट करना है बटन क्रिएट कर सकते हैं। चेक बॉक्स होते हैं जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने होते हैं, तो उसके लिए चेक बॉक्स हम क्रिएट करते हैं। कलर आ जाते हैं, कलर प्लेट बनती है, इससे आपने जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो आ जाता है। डेट आ जाती है, डेट टाइम आ जाता है, डेट टाइम लोकल। ईमेल अगर आपने भेजनी है तो ईमेल। फाइल वगैरह आपने सेलेक्ट करनी है, मतलब कि अपलोड करनी है, उसके लिए फ़ाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर,
पासवर्ड रेडियो पासवर्ड, मतलब जो भी आप इनपुट फील्ड बनाओगे जिसकी टाइप पासवर्ड होगी उसमें जो भी आप इनपुट करोगे वो बोल्ड आ रहा होगा, कुछ भी इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास रेडियो आ जाता है, रेडियो बटन्स आ जाते हैं, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल जेंडर अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट पे आप नज़र आ रहा है जेंडर मेल या फीमेल, तो आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं हम। रेंज आ जाती है, रेंज आपने बताने की आपकी एज क्या है तो आप उसकी रेंज बता सकते हो। इसके अंदर रीसेट बटन बनाना है, तो अगर आप मिसाल के तौर पे आपने फॉर्म क्रिएट किया है, आपने उसको रीसेट करना है, मतलब सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए रीसेट बटन क्रिएट करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि सारा ख़त्म हो जाएगा। सर्च है, आपने कोई सर्च बार बनानी है तो उसके लिए सर्च आप यूज़ करेंगे। सबमिट बटन जिस तरह मैंने अभी आपको बना के दिखाया है उस तरह आप सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हैं। टेलीफोन के लिए अगर आपने कोई इनपुट फील्ड बनानी है उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट जो नॉर्मल आता है, हमने जिस तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वाली बनाई थी, ठीक है, उसके लिए टेक्स्ट टाइप यूज़ होती है। टाइम अगर आपने कोई डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए टाइम आ जाएगा। यूआरएल आ जाएगा, इनपुट मतलब आपने कोई यूआरएल इनपुट करना है तो उसके लिए आप उसकी जो टाइप होगी वो यूआरएल लेंगे, ठीक है। वीक आ जाएगा, अगर आपने कोई इनपुट टाइप करनी है वीक तो उसके लिए वीक कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी आपके पास क्या है इनपुट टाइप्स हैं, इनको आपने वन बाय वन सबको एक्सप्लोर करना है ताकि आप अच्छे से HTML5 के ऊपर ग्रिप हासिल कर सको। तो इधर मैं एक छोटा सा और मज़ीद फॉर्म बनाता हूँ जिसमें आपके पास और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। प्रॉपर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो इसको सेव करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इनपुट फील्ड लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं ले लेता हूँ लेबल आ जाएगा फॉर नेम कर लेते हैं इसको नेम, ठीक है। एंड यहाँ इधर फुल नेम, आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो इनपुट फील्ड होती है उधर लिखा नज़र आ रहा था एंटर योर नेम या एंटर योर ईमेल वगैरह, ठीक है। तो वो आपका प्लेस होल्डर के थ्रू हो रहा होता है एंटर योर नेम, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने एक और लेबल ले लेना, उस पर आप अपना कर लें जी फॉर रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें रोल नंबर, यहाँ पे आप इनपुट फील्ड क्रिएट करें। अब इनपुट फील्ड, अब हमारा जो रोल नंबर है वो किस में होता है, डिजिट्स में होता है, तो हम आपकी जो इनपुट फील्ड है उसको क्या कर देंगे, नंबर कर देंगे, ठीक है। इससे प्लेस ऑर्डर लगाते हैं एंटर योर रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रोल नंबर है वो 4 का हो, 4 डिजिट का हो, तो मैं इधर साइज़ फिक्स कर देता हूँ 4, तो ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट है जिससे मेरे पास क्या होता है कि 4 का हो जाता है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जी नेम हो गया, रोल नंबर हो गया। उसके बाद मैं पूछता हूँ कि आप क्या हो, मतलब जेंडर क्या है आपका, जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे आप लेबल मेल, इनपुट फील्ड भी यूज़ करें इसमें, यहाँ पे कर लेते हैं इनपुट टाइप, इसकी क्या करते हैं आप रेडियो, ठीक है। उसके बाद इसी तरह इनपुट एक और ले हम, इसकी भी टाइप क्या कर दें रेडियो। उससे पहले मुझे एक चाहिए जी लेबल, उस पर मैं लिख देता हूँ जी फीमेल, ठीक है। अभी मैं इसकी कह लेंगे स्टाइलिंग के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कह देता हूँ जी मुझे गेम्स सेलेक्ट करें, आपको कौन कौन सी गेम पसंद है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ इनपुट टाइप में कर देता हूँ चेक बॉक्स,
चेकबॉक्स क्रिकेट, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी हॉकी, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखें ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। एक और, अच्छा जी ये आ गया, ये आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप उसकी मैं सबमिट लेता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। तो ये मेरे पास सबमिट आ जाएगा। यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ करके तो इन सब को ज़रा मतलब कि थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने किया क्या यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, मगर इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो ये आ गया मेल, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, मेल, और कहाँ पे गड़बड़ हुई है, फीमेल, फीमेल का रेडियो बटन कहाँ पे है जी, यहाँ पे जी, कहाँ पे जी, कहाँ पे, ये यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, इनपुट, अच्छा जी इसका जो ये है वो ख़त्म हो गया, ये आ गया, ठीक है। ये और ये फीमेल का ये आ रहा है। और गेम आप क्रिकेट भी पसंद करते हैं, हॉकी भी पसंद करते हैं, यहाँ पे आप अपना नेम लिखें, मलिक आहद जो भी है नेम आपका, उसके बाद रोल नंबर जो भी आपका 250 30 या जो भी आपका रोल नंबर है वो आप सबमिट करें, ठीक है। अब ये सबमिट हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो सबमिट हो रहा है फॉर्म। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं इन सब फील्ड्स को फिल ना कर लूँ तब तक मेरा फॉर्म कह लेंगे ना सबमिट ना हो। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है, उसको यूज़ करेंगे, उसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड। आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इनपुट फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये देखें मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं हो रहा, मेरे पास आ रहा है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। तो जब तक मैं इस फील्ड को फिल करके सबमिट नहीं करूँगा तब तक मेरे पास नहीं होगा। आपने क्या करना है, जो रिक्वायर्ड जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड की ज़रूरत होगी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड्स के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनको आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। जिस तरह साइज़ मैंने आपको बताया, रिक्वायर्ड बताया, प्लेस होल्डर बताया, इसी तरह स्टेप्स होते हैं। स्टेप में क्या होता है कि कितने स्टेप आपने आगे जाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें 1 2 3 4 जा रहा है ना, 1 बाय 1 जा रहा है। अगर आपको ज़्यादा से जाना है तो आप उसका जो स्टेप्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। एक चीज़ है, फॉर्म में आपके पास क्या होता है, एक फील्ड सेट होता है। फील्ड सेट से क्या होता है जी, आपका जो फॉर्म के राउंड अबाउट है ना वो एक बाउंड्री लाइन बन जाती है, ठीक है, जो आपको थोड़ा दिखने में भी अच्छी लगती है। इसको यहाँ पे पेस्ट करें, सेव करें, तो ये देखें ये आ गई। फिर उसके बाद एक लेजेंड होता है। लेजेंड क्या होता है कि आपका जो भी आपने अपने फॉर्म को नेम देना है ना वो आप दे सकते हैं। लेजेंड आपने क्या नाम देना है, स्टूडेंट इन्फो। इसको सेव करें तो ये देखें यहाँ पे क्या होगा, आपका एक तो बाउंड्री आ गई सारी और यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो आ गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो ये सारा फॉर्म से रिलेटेड था आपके पास। तो देखते हैं कितने टॉपिक्स हो गया हमारे पास। फॉर्म्स के भी हो गया, फॉर्म एट्रीब्यूट्स भी आपको बता दिए, रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे पास, रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर, साइज़, स्टेप्स के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आपने कितने स्टेप्स जंप करना है उसके लिए आप स्टेप इज़ इक्वल टू जो जितने भी आप करना चाहते हैं वो आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फॉर्म एलिमेंट्स आ जाएगा, फॉर्म एलिमेंट, लेबल, लेजेंड, फील्ड सेट, इनपुट फील्ड, ये सारी चीज़ें आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद HTML5 इनपुट टाइप्स आ जाएंगे हमारे पास, टेक्स्ट, नंबर, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट, रीसेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सब जितनी भी HTML5 के अंदर चीज़ें थी मैंने सबको कह लें कि
मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को मैंने आपको बताने की, कम वक्त में बताने की कोशिश की है ताकि आप कम वक्त में ज़्यादा सीख सकें। आई होप सो कि आपको इस जो पूरा ट्यूटोरियल है उसकी समझ आई होगी। ठीक है, लास्ट पे मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, और अगर इस कोर्स के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी चीज़ के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला लाजमी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो लास्ट पे मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है कि देखिए मैंने आपको ये जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, मगर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।